नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का अनअकैडमी आर्टिकुलेट यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल टू द अनअकैडमीज यूट्यूब चैनल आर्टिकुलेट। अब क्योंकि प्रीलिम्स की परीक्षा के केवल 6 महीने बचे हुए हैं, इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करूंगा, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी पे डिस्कशन करूंगा। भारत के प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को प्रीलिम्स 2021 के लिए कैसे तैयार किया जाए। आमतौर पे मित्रों, आप सभी इस बात से परिचित होंगे अभी तक तो आते आते कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारी होगी। अगर आप प्रीलिम्स की बात करो तो ज्यादा टॉपिक्स एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री से निकल के नहीं आते हैं। लगभग 10 टॉपिक्स आपके टोटल रहते हैं। लेकिन इन टॉपिक्स को पढ़ कैसे सकते हो आप, जिससे आप अपने ये इंश्योर कर पाओ कि आपके नंबर अच्छे आए। जो पढ़ो आप उसमें से, यदि आप चाहते हो कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको कुछ ऐसा ना लगे कि ये आपसे मिस छूट गया। टॉपिक तो हम कवर कर लेते हैं, लेकिन उसको कैसे पढ़ना होता है, आज मैं आपसे उसी की स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करूंगा मित्रों। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं अनुज गर्ग, आप लोग मुझे अनुज गर्ग के नाम से जानते हो, और मैं कई वर्षों से यूपीएससी के लिए इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाता हुआ आ रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आज की डिस्कशन बड़ी फ्रूटफुल होगी और आप लोगों को बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। बिना देरी करे आज के सत्र के साथ शुरुआत करते हैं। एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री टॉपिक्स और उनको कवर करने की स्ट्रेटेजी। देखो, सबसे पहले आप याद रखो कि 17 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज आपके पूरे भारत के इतिहास से सेक्शन से आते हैं। ऑन एन एवरेज 17 क्वेश्चन हर साल आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में से 910 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे कि एक बार ऐसा भी देखा गया कि अभी 1-2 वर्षों पहले की मॉडर्न हिस्ट्री से केवल 5-6 क्वेश्चन आए, लेकिन मैं बात कर रहा हूं आपसे प्रीवियस 10 ईयर्स की, लास्ट 10 वर्षों की अगर बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज्यादा रहा है और एंशिएंट और मिडिवल का कंपैरेटिवली कम रहा है। आप एंशिएंट और मिडिवल से टोटल 4 से 5 क्वेश्चन मान सकते हो। आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट को आप अलग काउंट कर सकते हो। तो 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों के एंशिएंट और मिडिवल से आते थे, और उन 4 से 5 क्वेश्चंस में भी जैनिज्म और बुद्धिज्म से एक क्वेश्चन आ जाता था। आप लोग देखिए, उन 4 से 5 में से जैनिज्म और बुद्धिज्म में से एक ना एक बार क्वेश्चन जरूर आ रहा था। और जैनिज्म और बुद्धिज्म तो मित्रों ऐसा पार्ट है जहां पे पिछले 10 सालों में 10 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए होंगे। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और दूसरा, अगर आप बात करो तो मिडिवल हिस्ट्री में भक्ति और सूफी मूवमेंट, 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें तो 2 टॉपिक्स आपके फिक्स ही हैं। तो आज की मित्रों जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो हाई यील्डिंग टॉपिक्स। हाई यील्डिंग टॉपिक जो आपको परीक्षा में नंबर दिलाएं, जहां से संभावना ज्यादा हो, वो आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। लेकिन मित्रों, एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री को हम नकार नहीं सकते हैं। अगर मैं पिछले 2 वर्षों की बात करूं तो इस सेक्शन से भी क्वेश्चन अच्छी खासी मात्रा में आ रहे हैं और थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मित्रों, एक चीज जो रिपीटेडली मैं देख रहा हूं वो ये है वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन। वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन, हालांकि 2020 की परीक्षा में, इस वर्ष की परीक्षा में मॉडर्न हिस्ट्री की वोकैबुलरी से संबंधित क्वेश्चन आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय बनिया जो होता था, एक शब्द आपको दिया गया बनिया, और उससे रिलेटेड आप लोगों को मीनिंग पूछ लिया गया मॉडर्न हिस्ट्री से। कभी आपसे पूछा जा सकता है विष्टि शब्द का मतलब क्या होता है, या आपसे कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है इनमें से किसका मतलब बॉन्डेड लेबर है, इनमें से किसका मतलब बंधुआ मजदूर है। तो ये वर्ड्स जो है, सीता भूमि, ये क्या दर्शाती है। तो वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री में अच्छे खासे बन रहे हैं। खैर, इसके बारे में बात करेंगे। तो एंशिएंट और मिडिवल को भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। प्रीवियस 2 ईयर में यहां से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। अब मित्रों, जहां तक भारत के प्राचीन इतिहास की बात है तो मैं आपको बता दूं, ये 2-3 टॉपिक सबसे ज्यादा हाई यील्डिंग टॉपिक है। इनको आप डेप्थ में पढ़ना। अगर आपको लगता है आपको दूसरे टॉपिक्स को भी पढ़ना है, गुड, पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन
इनको आप ज्यादा डेप्थ में पढ़ना। और मित्रों 2020 की परीक्षा का पैटर्न और मतलब प्रीवियस 10 ईयर की परीक्षा का पैटर्न, उनके कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपसे पैरेलल डिस्कस करता चलूंगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड एंड पोस्ट वैदिक पीरियड। अब मित्रों काफी बच्चे इतिहास को एक ऐसा विषय मानते हैं जिसमें राजा का इतिहास उनको पढ़ना है, किस राजा के समय क्या हुआ। अब आप मुझे बता दो, इंडस वैली से लेके पोस्ट ऋग्वेदिक तक की पीरियड में कौन सा राजा का नाम आप जानते हो? बहुत कम राजाओं के नाम आप जानते होंगे, या हो सकता है आपने सुना भी ना हो। तो इस पीरियड में पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्यादा नहीं है मित्रों। अगर आप बात करोगे तो इस पीरियड में आप लोगों को राजनीतिक इतिहास ज्यादा नहीं मिलेगा। आप लोगों को सोशो कल्चरल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव इतिहास ज्यादा पढ़ना होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप जानते हो, बहुत शानदार टाउन प्लानिंग थी। हां, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, उनकी रिलीजियस फिलॉसफी कैसे थी। अब एक हिंट मैं आपको देता हूं मित्रों, रिलीजन को आप दो भागों में बांट के देख सकते हो। धर्म को आप दो भागों में बांट के देख सकते हो। एक होता है धर्म जो जुड़ा हुआ होता है कर्मकांड वाले पक्ष से, रिचुअल्स वाले पक्ष से। रिचुअल्स में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि आप बात करो मूर्ति पूजा, आप जिन देवी देवताओं का पूजा कर रहे हो, पूजा अर्चना कर रहे हो, वो रिचुअल्स में आ गया। पूजा पाठ करने का तरीका, वो भी रिचुअल्स में आ गया। और दूसरा पक्ष होता है रिलीजन का फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, जिसको आप कहते हो दार्शनिक पक्ष। दार्शनिक पक्ष का मतलब होता है कि लोग आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को कैसे देखते हैं। लोग बात आत्मा और परमात्मा के बीच के रिलेशन को कैसे देखते हैं। तो एक हो गया रिचुअल्स वाला पार्ट, कर्मकांड वाला पार्ट, जो बताता है कि भाई लोग बात किस प्रकार के मेथड्स का इस्तेमाल करते थे, मूर्ति पूजा करते थे या नहीं, या ईश्वर में से कौन कौन सी ईश्वरों की पूजा करते थे, क्या कर्मकांड करा करते थे, कौन कौन से अनुष्ठान करा करते थे, कौन कौन से रिचुअल्स को फॉलो करा करते थे। एक हो गया फिलोसॉफिकल पार्ट, आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध। तो दोनों आपको मित्रों अच्छी तरीके से जानकारी होना चाहिए। धर्म वाली बात कर लो। अब देखो, मैं आप लोगों के लिए पूरी एक स्लाइड लाया हूं, यहां से आप लोग यदि पढ़ोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, तो आप लोगों को इसकी विशेषता पता लग जाएगी। तो इंडस वैली में मित्रों ये 12-13 पॉइंट के बारे में आपको थोड़ी इनडेप्थ नॉलेज होना चाहिए। आप लोग सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हो, इससे आप अच्छी तरीके से गो थ्रू लेना। और अगर आपको प्रॉब्लम आती है मित्रों, तो सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर मैंने 2 घंटे का एक शानदार फ्री सेशन ऑलरेडी अनअकैडमी पे ले रखा है। मैं आप लोगों से, टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा उस लेक्चर की लिंक भी आपको मिल जाए। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, पूरे एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स अनअकैडमी पर फ्री अवेलेबल है मेरा, जिसमें मैंने मेन टॉपिक्स को छुआ है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इंडस वैली, वैदिक पीरियड। तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो। आई विल आस्क द टीम टू प्रोवाइड द लिंक। तो ये टॉपिक हो गया। अब मित्रों वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैनिज्म और बुद्धिज्म तो मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कुछ प्रश्नों के बारे में आप विचार करना। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ब्राह्मणिज्म? आखिरकार जैनिज्म और बुद्धिज्म कैसे ब्राह्मणवाद से अलग थे? क्या इन्होंने वर्ण सिस्टम की जटिलता को स्वीकारा? वर्ण सिस्टम की जो जटिलता आ चुकी थी, जो रिजिडिटी आ चुकी थी, क्या जैनिज्म और बुद्धिज्म ने इसको स्वीकारा? या ब्राह्मणिज्म से ये अलग थे, तो कैसे अलग थे? उपनिषद और जैनिज्म और बुद्धिज्म में क्या अंतर था? वर्ण सिस्टम के प्रति इनको क्या रुख था? प्लेसेस रिलेटेड टू बुद्ध एंड महावीर स्वामी। अब मित्रों यूपीएससी में मैं आपको बताता हूं, 2014 और 2015 में 2 बार मतलब 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, और वो क्वेश्चन था बुद्ध के जीवन से संबंधित जगहों के बारे में। मित्रों जैनिज्म और बुद्धिज्म आपको पूरा घोल के पीना पड़ेगा, क्योंकि मित्रों मैं आपको बताता हूं यूपीएससी यहां से क्यों क्वेश्चन पूछता है। आमतौर पे क्या होता है कि हिस्ट्री में अधिकतर ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां पे घटनाएं होती हैं। घटनाएं होती है मतलब आप जैसे प्लासी के युद्ध की बात करो, तो प्लासी के युद्ध को पढ़ोगे तो आप घटनाओं के बारे में ही पढ़ते हो। आप वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ो तो आपको घटनाक्रम देखने को मिलता है। आप पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ो तो घटनाओं का क्रम आपको देखने को मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो नेचर में एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जिनमें कोई घटनाक्रम नहीं है। अब जैनिज्म बुद्धिज्म आप पढ़ते हो तो उसमें कोई घटनाक्रम थोड़ी ना है, वो तो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है। एनलाइटनमेंट, रेनेसां, जैनिज्म बुद्धिज्म, भक्ति सूफी आंदोलन।
तो हिस्ट्री में बहुत कम एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आमतौर पे घटनाक्रम वाले टॉपिक से ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछता है। तो जितने भी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आपको हीनयान, महायान, वज्रयान और बोधिसत्व, मतलब जैनिज्म बुद्धिज्म की ब्रांचेस से लेके पूरी चीजों को आपको पढ़ना है और उसके साथ साथ आर्ट एंड कल्चर। अगर आप इन 3-4 चीजों को अच्छे से कवर करते हो, भारत के प्राचीन इतिहास में आपकी काफी कंफर्टेबल सिचुएशन रहेगी, मुझे ऐसा पता है। अब मित्रों मिडिवल की बात कर लो। अच्छा, एक काम आप करना प्लीज, जब आप एंशिएंट से मिडिवल में एंट्री करो तो बीच में आप लोगों को एक पार्ट पड़ेगा जिसको आप बोलते हो प्री मिडिवल फेज के नाम से, पूर्व मध्यकालीन चरण। प्री मिडिवल फेज का मतलब क्या होगा? प्राचीन से चले गए और मध्यकालीन में एंट्री नहीं ली, मतलब एक ट्रांजिशन पीरियड। पूरी तरीके से प्राचीन को खत्म नहीं करा और ना ही पूरी तरीके से मिडिवल में एंट्री ली, प्री मिडिवल फेज। तो ये प्री मिडिवल फेज में आप लोगों को एक टॉपिक कवर करना होता है जिसका नाम है फ्यूडलिज्म, सामंतवाद। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में चर्चा अनअकैडमी पे कर रखी है, आप उसको जरूर देख सकते हैं, फ्री अवेलेबल है। अभी क्या हुआ कि एक ट्रेंड यूपीएससी ने बदला और इस बार उसने एंशिएंट हिस्ट्री से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को जमाने के लिए पूछ लिया। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को जमाने के लिए पूछ लिया, मतलब घटनाओं का काल अनुक्रम आपको बताना था। क्रोनोलॉजी आप समझते होंगे, डेट वाइज उसको जमाना था। तो आप लोग मित्रों एंशिएंट की जब प्रिपरेशन करो तो मेरा आपको यही कहना है कि पढ़ सब लेना, लेकिन इन वालों को एकदम डेप्थ में घोल के पी जाना। मेरी आशा है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। और देखो कभी कभी बेचैन भी मत होना। अब पिछली बार यूपीएससी में क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो आप ये नहीं कि एंशिएंट और मिडिवल की पूरी क्रोनोलॉजी रट रहे हो, नहीं। एक दो क्वेश्चन मित्रों ऐसे आते हैं, आप एक दो क्वेश्चन के लिए अपने 50 घंटे इन्वेस्ट करें, इससे बढ़िया 15 क्वेश्चंस के लिए आप 50 घंटे इन्वेस्ट करो। समझ रहे हो आप? ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आ गया, ब्रेकिंग द थीम कर दी उसने, पिछले साल के ट्रेंड को चेंज कर दिया, तो अब आप उसमें जुड़ गए। फिर वो मित्रों कहीं ना कहीं गलत स्ट्रेटेजी होगी। रेदर देन, मुझे ऐसा लगता है, आप सब मुझसे असहमत भी हो सकते हैं, मार्किंग 100% क्वेश्चन राइट हमें 95% पे रखना चाहिए। 95% भी बहुत बड़ी बात होती है, आमतौर पे बच्चे उतनी भी नहीं कर पाते। हिस्ट्री अकेले की मैं बात कर रहा हूं, वैसे तो 95% लाना लगभग असंभव ही हो गया। तो कुछ ब्लफ यदि खेला जाता है वर्षों में, अलग अलग सालों में अलग अलग ब्लफ होता है, तो फिर आप उसको ज्यादा, मतलब उसमें आप बेचैन मत होइएगा। एक जनरल ट्रेंड को, एक जनरल पैटर्न को फॉलो करो और आगे बढ़ो। एक विषय थोड़ी ना है, बहुत सारे विषय। अब देखो थोड़ा विजिटर्स के बारे में आप पढ़ लेना, अरब, तुर्क, दिल्ली सल्तनत और विजयनगर एम्पायर। भक्ति सूफी को तो घोल के पी जाओ आप लोग। अभी थोड़ी देर पहले बताया था एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, बच्चों को प्रॉब्लम आती है तो यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछता है। पिछले 10 वर्षों में 10 से भी ज्यादा क्वेश्चन भक्ति सूफी से आए। अच्छे से पढ़ना है। नेचर, कैरेक्टर, इंपैक्ट और रिस्पेक्ट पूरे आपको पढ़ना है। सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, न्यायानाद, अलवार, लिंगायत एंड सिद्धार्थ, इंपोर्टेंट फिगर्स। और आप लोग बोल सकते हैं कि इंपोर्टेंट फिगर्स के साथ साथ मतलब जो पर्सनैलिटीज थी, गुरु नानक की बात कर लो, कबीर की बात कर लो, तुकाराम की बात कर लो, नाथ पंथ की बात कर लो, महाराष्ट्रियन धर्म की बात कर लो। यह भक्ति और सूफी के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में एक स्लाइड आपकी हेल्प के लिए मैं यहां पे लाया हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग और पढ़िएगा। विजयनगर एम्पायर और मुगल्स, ये भी मित्रों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विजयनगर से भी पिछले 10 वर्षों में मेरे को लगता है कि 6-7 क्वेश्चन है, मुगल से भी क्वेश्चन है, अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन आए 2-3। एक बार अकबर की इबादत खाने के बारे में पूछ लिया गया, तो अकबर मतलब मुगल्स के बारे में ही पता होना चाहिए। अगर आप इन टॉपिक्स को देखो, पढ़ो सारे, क्योंकि अभी फिर भी टाइम है, लेकिन इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ना, तो आपका बहुत हद तक काम हो जाना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अलग अलग पर्सनैलिटी से रिलेटेड भी आते हैं, यहां पे पीपीटी में कुछ उनमें से मैंने दे रखे। तो मित्रों ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए। देखिए अभी केवल 6 महीने यूपीएससी की प्रीलिम्स के बचे हैं, ज्यादा समय आपका नहीं है।
हाई यील्डिंग टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर करो, ज्यादा से ज्यादा आप एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करो। कोई भी टॉपिक करो तो आप एमसीक्यूज को जरूर सॉल्व करो। मित्रों, एमसीक्यूज को सॉल्व करना इतना इंपॉर्टेंट होता है तो कि मुझे तो एक सीरीज इसके ऊपर लॉन्च कर रहा हूं मैं। इस एक सीरीज ही एक एक घंटे की एक सीरीज ही मैं इसके ऊपर लॉन्च कर रहा हूं। तो एमसीक्यू सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इन 6 महीनों को अच्छे से करना चाहते हो, अगर आप लोग चाहते हो कि ये 10 लाख में से जो 900 व्यक्ति सिलेक्ट होते हैं उस यात्रा में आप लोग भी सफल हो पाओ, अगर आप लोग वास्ट सिलेबस को लिमिटेड टाइम में खत्म करना चाहते हो, आपकी हेडेक की कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कितना पढ़े, क्यों पढ़े, अगर आप लोग चाहते हो कि इसको आपको गाइड करने के लिए किसी भी प्रकार की मेंटरशिप मिले, यू आर वेलकम टू ज्वाइन अनअकैडमी विद इंडियाज चैंपियंस एजुकेटर्स। ये चैंपियंस बैच है मित्रों। इसमें 2021 को शॉर्ट स्ट्रेटेजी की तरह कवर किया जाएगा, ऐसी स्ट्रेटेजी जिससे हम भी क्रैक कर सके। अगर आप लोग 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हो, 21 तारीख से कई सारे बैचेस चालू हो रहे हैं 2022 की प्रिपरेशन के लिए। अगर आप लोग 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हो, समय बिल्कुल नहीं बचा है। जितनी भी अवस्था में आप हो, जितनी जल्दी प्रिपरेशन शुरू करोगे उतना ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहेगा। आप लोग अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और पूरा स्केड्यूल तय होता है मित्रों। 2022 का बैच है और 2022 तक का पूरा स्केड्यूल अभी तय है। सोच सकते हो आप लोग तो कितनी सुविधा आप लोगों को हो जाती है। आइकॉनिक भी अवेलेबल है जिसमें आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट गाइडलाइंस और उसके साथ साथ मेंस की टेस्ट सीरीज भी प्राप्त हो जाती है। अगर आप लोग चाहते हो अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना और अगर आपको लगता है मेरे सेशन आपको किसी भी तरीके से मददगार सिद्ध हो रहे हैं, प्लीज डू यूज माय रेफरल कोड अनुज यूपीएससी टू गेट ए 10% ऑफ। फील प्राउड वेन एवर यू आर यूजिंग दिस कोड, बी अ पार्ट ऑफ माई कम्युनिटी। इस कोड को अप्लाई करने से भी आपको अनअकैडमी के पूरे टीचर्स के कोर्सेज का एक्सेस मिलता है। अनुज यूपीएससी इज माई कोड। वेन एवर यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन प्लस, प्लीज यूज दिस रेफरल कोड अनुज यूपीएससी। अनअकैडमी का एक गेमिफाइड यूपीएससी के लिए बैटल भी अभी हो रहा है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वो 20 तारीख को है, कंप्लीटली फ्री है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डेली करंट अफेयर्स भी चल रहे हैं, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अनअकैडमी के यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़े। मेक श्योर वेन एवर यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन द प्लस, यू आर यूजिंग अनुज यूपीएससी रेफरल कोड। और मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार की स्ट्रेटेजी की और भी वीडियोस लाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग जरूर बताना क्या है आपके लिए सेशन हेल्पफुल था। जय भारत, धन्यवाद।